गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे भारतीय इतिहास के बारे में, और आपसे बताया गया था कि हमारे भारतीय इतिहास को हमारे इतिहासकारों द्वारा तीन भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और आपसे पूछा गया था कि तीनों तीनों भागों में से कहां से शुरुआत की जाए इतिहास पढ़ाने के लिए। तो अभी तक हिस्ट्री की मात्र एक क्लास हुई है जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, और ज्यादातर लोगों का कहना है कि प्राचीन इतिहास से शुरू किया जाए। तो आज हिस्ट्री की पहली क्लास, भाई कहा जा सकता है कि पहली क्लास शुरू हो रही है, और हम पढ़ना शुरू करेंगे प्राचीन भारत से। वही हेडिंग डालिए, प्राचीन भारत। हेडिंग डालिए, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्राचीन भारत को भी इतिहासकारों द्वारा तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से तीन भाग हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों में, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में, इन तीनों में अंतर क्या है? तो इनमें अंतर यह है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको सिर्फ और सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पढ़ना होता है। कहने का मतलब, जो सबसे पुराना है इन तीनों में, सबसे पुराना भाग है वो कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। और ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये किस 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 पे आधारित है? तो भाई आप जैसा कि जानते हैं अवशेषों पे आधारित है। तो प्रागैतिहासिक काल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ अवशेष है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। तो सिर्फ अवशेषों पे आधारित है प्रागैतिहासिक काल। तो अब हेडिंग डालेंगे, प्रागैतिहासिक काल। इसी के बारे में पढ़ना होता है। दूसरा है क्या? आध्यैतिहासिक काल। वह काल जिसका हमारे पास अवशेष के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन उस समय जो साक्ष्य था लिखित, उसको अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, जिनको पढ़ा भी जा चुका है, और अवशेषों पर आधारित भी साक्ष्य है हमारे पास। तो प्राचीन भारत को तीन भागों में बांटा गया है, और सबसे पहला पढ़ना हम शुरू करेंगे। हेडिंग डालिए, प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये सबसे पुराना है। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारत को जो तीन भागों में विभाजित किया गया है उनमें से सबसे पुराना है प्रागैतिहासिक काल। और यह काल सिर्फ और सिर्फ अवशेषों पर आधारित है। इस काल का हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि उस समय मनुष्य जो है वो लिखना नहीं जानता था। तो इस काल के हमारे पास क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? सिर्फ अवशेष हैं। पिछली क्लास में आपको यह भी बताया गया था कि प्राग ऐतिहासिक काल को दो युगों में विभाजित किया जाता है, दो युगों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला है पाषाण युग और दूसरा है ताम्र युग। पाषाण युग या स्टोन एज, और दूसरा है ताम्र युग, कॉपर एज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पाषाण युग, स्टोन एज मतलब पत्थरों का समय। वह समय, वह युग जिस समय मनुष्य किस चीज का प्रयोग किया करता था? पत्थरों का प्रयोग किया करता था। तो प्रागैतिहासिक काल में भी कहां से पढ़ना है? पाषाण युग। पाषाण युग। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर का युग, स्टोन एज। स्टोन एज। पाषाण युग। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पाषाण युग को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल।
तो हेडिंग डालिए, पाषाण काल से पढ़ना शुरू करेंगे, और वो भी पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन तीनों में भी सबसे पुराना कौन सा है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। समय की बात किया जाए तो अननोन से कब तक? 8000 ईसा पूर्व। अननोन से 8000 ईसा पूर्व तक। कहने का मतलब डिफाइन नहीं है कहां से शुरू होता है, लेकिन 8000 ईसा पूर्व में आकर क्या होता है? ये खत्म हो जाता है। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले। और कितना पहले? ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पहले ही पूरा पाषाण काल क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तो अननोन से ईसा मसीह के जन्म के 8000 साल पहले तक के ही काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। पाषाण मतलब होता है स्टोन, पत्थर। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पत्थरों का समय था, मनुष्य द्वारा पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और सबसे पहला चीज, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे भाई, पॉइंटों में चीजों को हम लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इस काल में, इसी काल में मनुष्य द्वारा आग की खोज की गई। आग की खोज की गई। तो भाई आपसे सवाल अगर पूछेगा कि किस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया या आग का खोज किया, तो वो कौन सा था? पूरा पाषाण काल। इसी काल में मनुष्य ने आग का खोज किया, लेकिन मनुष्य आग का आविष्कार करना नहीं जानता था। पूरा पाषाण काल में बेशक मनुष्य ने आग का खोज कर लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल करना उसको नहीं आता था। और इस काल में लिखेंगे, इस काल में मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था। इस काल में मनुष्य शिकारी और भोजन संग्रहक हुआ करता था। भोजन संग्रहक हुआ करता था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है वो क्या था? शिकारी था, भोजन संग्रहक हुआ करता था। सिर्फ और सिर्फ अपनी जीविका चलाता था। किस आधार पे? सिर्फ शिकार से अपना पेट भरता था। ज्यादातर ज्यादा नदियों के किनारे रहता था पानी के लिए, और गुफाओं में रहा करता था। जानवरों का शिकार करता था, और जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। कहने का मतलब इसी काल में जो मनुष्य है वो आदि मानव कहलाता था। तो इसी काल में मनुष्य आदि मानव हुआ करता था। पूरी तरह से एकदम निर्भर था किस पे? शिकार पे। शिकार करता था, जानवरों का पेट भरता था, नदियों के किनारे रहता था, गुफाओं में रहता था। पूरी तरह से आदम हुआ करता था मनुष्य इस काल में। इसके अलावा इसके अलावा मनुष्य जो शिकार करता था वो कैसे शिकार करता था? तो हथियार बनाता था। किससे? पत्थरों से। बड़े बड़े पत्थरों का यूज करके हथियार बनाया जाता था। तो इस काल में जो मनुष्य शिकारी हुआ करता था, पशुओं का शिकार करके अपना पेट भरता था, वो मनुष्य शिकार करने के लिए किस औजार का प्रयोग करता था? तो पत्थर से बने औजारों का ही प्रयोग किया करता था। और जो ये पत्थर से बने औजार थे वो बड़े बड़े हुआ करते थे। तो भाई कुछ का नाम, कुछ औजारों का नाम हम याद करके लिखेंगे। तो लिखिए, कुछ
औजारों के नाम, औजारों के नाम। मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले औजार बने, तो वह लिखिए मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ औजारों के नाम, जो किस किस चीज के बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे। नाम याद रखेंगे। हैंड क्लीवर्स, हैंड एक्स क्लीवर्स, और और स्क्रैपर्स। तो भाई ये हैं मनुष्य द्वारा बनाए गए कुछ पत्थर के औजार। कुछ औजार के नाम याद रखेंगे जो किस काल के हैं, प्रागैतिहासिक काल के, और उसमें भी पूरा पाषाण काल के हैं, जब मनुष्य पूरा आदमखोर हुआ करता था। और ये हथियार जो हैं हैंड एक्स क्लीपर्स और स्कैपर्स, भाई स्कैपर्स है ये, स्कैपर्स नाम कुछ ऐसे ही है इनके। तो इनका नाम याद रखेंगे। भाई सवाल आपसे पूछेगा कि चार ऑप्शन देगा, पूछेगा बताइए पूरा पाषाण काल में इन सभी में से वो कौन सा हथियार है जो पत्थर का हुआ करता था या मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया था, सबसे पहला अधिकार हथियार। तो ये कुछ हथियार थे। आगे बढ़ेंगे। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो हथियार बनाए गए थे, कुछ नाम इनके हैं हैंड एक्स क्लीपर्स और स्कैपर्स। और ये कहां से मिले थे भाई, याद रखेंगे। ये मिले कहां से थे? जाहिर सी बात है कि इस काल के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, पुरातात्विक स्रोत ही हैं, कुछ लिखित स्रोत नहीं है। इसका मतलब ये कुछ चीजें हमको खुदाई में प्राप्त हुई हैं। और ये कहां से मिली थी, तो ध्यान रखेंगे। लिखेंगे इसके साक्ष्य हमको तीन स्थानों से प्राप्त हुए। इसके साक्ष्य हमको तीन स्थानों से प्राप्त हुए। इसके जो साक्ष्य हैं हमको तीन स्थानों से प्राप्त हुए। और कौन कौन से वो तीन जगह है जहां से ये हथियार मिले थे, तो ध्यान रखेंगे। बेलन नदी घाटी, दूसरा सोहन नदी घाटी, और तीसरा नर्मदा नदी घाटी। यही वो तीन जगह है जहां से मनुष्य द्वारा बनाए गए पत्थरों के सबसे पहले हथियारों का साक्ष्य हमको मिला था। कहां से? बेसन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। तो यहीं से हमको मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले पत्थरों के बड़े बड़े औजार साक्ष्य के रूप में मिले, खुदाई में मिले। और लिखेंगे अगला पॉइंट, इसी काल में, इसी काल की, इसी काल की कुछ गुफा चित्रकारी, गुफा चित्रकारी मिली है। कहां से मिली है, तो नाम याद करके रखेंगे। इसी काल का कुछ गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुआ है। वो किस, उसका कहां मिला है, तो नाम याद रखेंगे। भीम बेटका, किस जगह से प्राप्त हुआ है? भीम बेटका। और ये जो भीम बेटका नामक स्थान है, ये कहां पे है, तो याद रखेंगे भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश से। तो पूरा पाषाण काल के गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई है। और कहा मिली है ये?
तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है भीम बेटका नामक स्थान। तो भीम बेटका नामक स्थान जो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से सबसे पुराना, वो भी किस काल का, पूरा पाषाण काल का हमको गुफा चित्रकारी प्राप्त हुआ है। इस सवाल आपसे कैसे पूछेगा, कई बार सवाल पूछा है कि बताइए सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है, भीमबेटका नामक स्थान पे। और ये भीमबेटका नामक स्थान कहाँ पे है, ये है भोपाल के, मध्य प्रदेश के भोपाल में। आगे बढ़ेंगे, पहले लिख लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहला जो पढ़ रहे थे, पूरा पाषाण काल के बारे में याद रखना है। भाई बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो चीज इंपॉर्टेंट है बस वही यहाँ बात करेंगे। आपको इतना पढ़ना है जिससे एग्जाम में आने वाले सवाल आपसे गलत ना हो। और आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप 2-4 क्लास पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जाए आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम में आता है या नहीं आता है। अगला अगला जो काल है, हेडिंग डालेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और अगर समय की बात करें कि कब से कब तक रहा, तो लिखेंगे 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 4000 साल पहले तक का जो पीरियड होता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य पूरी तरह से आदम हुआ करता था, आदि मानव हुआ करता था, पशुओं का शिकार करके पेट भरता था, नदियों के किनारे रहता था, गुफाओं में रहा करता था, वो समय के साथ साथ उसके ब्रेन का, उसके मस्तिष्क का क्या हुआ, विकास हुआ। और मध्य पाषाण काल आते आते मनुष्य थोड़ा क्या हुआ, समझदार हुआ। और सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इसी काल में, इस काल में मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। पशुपालन की शुरुआत की गई। तो जो मनुष्य पूरा पाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ पशुओं का शिकार किया करता था, वो मध्य पाषाण काल आते आते क्या करने लगा, उन पशुओं को पालने लगा, पशुओं का पालन करने लगा। जैसे उसके मस्तिष्क का जैसे जैसे विकास हुआ, वो समझ गया इन पशुओं का इस्तेमाल करना। क्योंकि अब वो जान गया था कि इन पशुओं को सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं यूज किया जा सकता, इनके अलावा इनका और बहुत तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए मध्य पाषाण काल में मनुष्य द्वारा पशुओं को पाला जाने लगा। तो आपसे सवाल पूछेगा, मनुष्य सबसे पहले किस काल में पशुपालन की शुरुआत की, तो ध्यान रखेंगे मध्य पाषाण काल में। इसके अलावा इसी काल में मनुष्य के जो औजार, पहले बड़े बड़े औजार हुआ करते थे पत्थरों के, अब औजारों का जो साइज है, आकार है, वो छोटा होने लगा। तो लिखेंगे इस काल में मनुष्य के औजार छोटे होने लगे, छोटे होने लगे।
तो जैसे जैसे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ, तो जो औजार पहले बड़े बड़े हुआ करते थे, मनुष्य उन औजारों को क्या किया, अब छोटे से छोटा बनाकर प्रयोग करने लगा। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन की शुरुआत किया, और इस काल में मनुष्य के जो औजार हैं वो क्या होने लगे, छोटे होने लगे। और इन्हीं इन्हीं को कहा जाता है, लिखेंगे, इन्हीं को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ कहा जाता है। बस आपसे सवाल इतना पूछेगा, माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है। तो इस काल में जो मनुष्य अपना औजार, अपना हथियार पहले की अपेक्षा छोटा कर लिया, इसी चीज को कहा जाता है माइक्रोलिथ। इसके अलावा लिखेंगे, मनुष्य द्वारा पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला हमको भाई। तो दो जगह याद करके रखेंगे। इसी काल में मनुष्य, कैसे पता चला कि इस काल में मनुष्य पशुओं को पालने लगा, तो उसका साक्ष्य मिला है हमको, कहां से मिला है। तो दो जगहों का नाम याद करके रखेंगे। सबसे पहले आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़, और ये कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और दूसरे जगह का नाम याद करके रखेंगे, बागौर, बागौर राजस्थान। तो इसी काल में पशुपालन के साक्ष्य जो है हमको कहां से मिलते हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, और बागौर, बागौर कहाँ पड़ता है भाई, जानते हैं आप लोग, बागौर पड़ता है आपका राजस्थान में। तो पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला है, आदमगढ़ और बागौर से। इसके अलावा इसी काल में, लिखेंगे इसी काल में, इसी काल में मानव कंकाल, मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए, प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। आपसे सवाल पूछेगा भाई, बताइए मानव कंकाल की सबसे पहले साक्ष्य किस काल में प्राप्त हुए। कहने का मतलब वो कौन सा काल था जब सबसे पहले मानव के कंकाल मिले, वो कौन सा काल है। सबसे पुराना मानव कंकाल किस काल का है, ये पूछ सकता है। और कहाँ मिला, ये भी पूछ सकता है। तो भाई ध्यान रखेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। इसी काल में मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब जो भी अभी तक सबसे पुराना कंकाल हमको खुदाई में प्राप्त हुआ है, वो भी किस काल का है, तो वो भी है मध्य पाषाण काल का। कहने का मतलब सबसे पुराना जो पूरा पाषाण काल है, उस काल का हमारे पास कोई भी मानव कंकाल नहीं है, मानव कंकाल नहीं है। कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, कुछ सबूत प्राप्त हुए मनुष्यों के होने का, लेकिन किसी भी प्रकार का मानव कंकाल नहीं मिला है अभी तक। लेकिन मध्य पाषाण काल का हमारे पास मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। तो सवाल पूछेगा आपसे कि जो इस काल में मानव कंकाल के प्रथम जो साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं। तो भाई लिखेंगे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के
प्रतापगढ़ जिले, प्रतापगढ़ जिले सराय नाहर और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर और महादहा नामक स्थान से हमें मानव कंकाल हैं जो वो सबसे पुराने मानव कंकाल जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो अगर सवाल पूछेगा कि सबसे पुराना जो मानव कंकाल प्राप्त हुआ है वो किस काल का है, तो वो है मध्यपाषाण काल का। और जो सबसे पुराना मानव कंकाल जो प्राप्त हुए हैं वो किस जगह से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो जिला पड़ता है प्रतापगढ़, उसी प्रतापगढ़ के दो स्थान है सराय नाहर और महादहा नामक। ये महादहा है भाई, महादहा नामक स्थान से। तो इस काल में हम बात की कि मनुष्य पशु को पालने लगा, थोड़ा दिमाग का विकसित हुआ, औजार भी छोटा बनाने लगा, और इसी काल के हमारे पास सबसे पुराना मानव कंकाल है। इससे पहले जो पूरा पाषाण काल है उस काल का हमारे पास कोई भी मानव कंकाल नहीं है, मनुष्य का होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल में भी क्या हुआ, मानव रहते थे। लेकिन कोई भी मानव कंकाल नहीं मिला है पूरा पाषाण काल। लेकिन मध्य पाषाण काल का हमारे पास मानव कंकाल मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि मानव इस काल में रहते थे और पशुओं का पालन भी करते थे। आगे बढ़ेंगे और हेडिंग डालेंगे तीसरा जो पढ़ना होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल तीसरा हेडिंग डालिए नवपाषाण काल। भाई जैसे बताए थे कि प्रागैतिहासिक काल को दो युगों में विभाजित किया गया है, स्टोन एज और कापर एज। पाषाण युग पत्थरों का युग और ताम्र युग कापर का युग। तो सिर्फ पाषाण युग में मनुष्य सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करता था, जबकि ताम्र युग में मनुष्य पत्थरों के साथ साथ मनुष्य द्वारा जो सबसे पहली धातु खोजी गई तांबा, उसका भी प्रयोग करता था। और जो पाषाण युग है उसको भी हमारे इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पूरा पाषाण काल जिसके बारे में हमने अभी बात किया, मध्य पाषाण काल, और अंतिम नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के बारे में पढ़ना है। समय की बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक, माफ करिए 2500 ईसा पूर्व तक। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 4000 साल पहले नवपाषाण काल युग शुरू होता है, और ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म से 4000 साल पहले से 2500 साल पहले तक के ही टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, नवपाषाण काल। और इसके बारे में अगर बात करें तो इसी काल में लिखेंगे, इसी काल में मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। इसी काल में मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। तो मनुष्य द्वारा किस काल में सबसे पहले कृषि की शुरुआत की गई, तो नवपाषाण काल में। इसके अलावा अगला पॉइंट लिखेंगे, भाई कृषि होने के सबसे पहले साक्ष्य कहां मिले, तो लिखेंगे कृषि के प्रथम साक्ष्य
प्रथम साक्ष्य या सोर्स सबूत हमको कहां से मिले, तो स्थान नाम याद रखेंगे, मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ नामक स्थान पे मनुष्य द्वारा सबसे पहले कृषि किए जाने के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। और ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। और ये बलूचिस्तान कहाँ है भाई, जैसे आप जान रहे हैं इस समय है पाकिस्तान में। तो कृषि के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ नामक स्थान से मिले हैं। नाम जरूर याद ध्यान में रखेंगे, मेहरगढ़ नामक स्थान से मिले हैं। और जो ये मेहरगढ़ है वो पड़ता है बलूचिस्तान में, और ये जो बलूचिस्तान है इस समय कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो कृषि के प्रथम साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से हुए हैं। और किस चीज की खेती, किस चीज की कृषि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम की गई, तो लिखेंगे जौ, गेहूं, जौ, गेहूं, कपास। तो सबसे पहले जो मनुष्य खेती करता था, खेती किया गया मनुष्य द्वारा, वो जौ, गेहूं और कपास, इन तीनों के ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि मनुष्य सबसे पहले इन्हीं का खेती किया करता था, कृषि किया करता था। इसके अलावा इसी काल से चावल की कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी काल से चावल की कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहां से भाई, तो लिखेंगे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में हमें चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले। इसी काल से, इसी काल में हमें चावल की कृषि, चावल की कृषि के भी प्रथम साक्ष्य मिले। और चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले, तो ध्यान रखेंगे ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप ओल्डी हवा नामक स्थान से, ओल्डी हवा नामक स्थान से तो कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से। और मनुष्य द्वारा सबसे पहली कृषि किस चीज की गई, जौ, गेहूं और कपास। और किस काल में किया गया, नवपाषाण काल में। अगर सवाल आपसे इतना सिर्फ पूछा जाए कि मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत किस काल में की गई, तो नवपाषाण काल में। और वो भी कृषि करने के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं, मेहरगढ़, बलूचिस्तान से। नवपाषाण काल में ही मनुष्य द्वारा चावल की कृषि करने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। और वो चावल की जो कृषि के साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त हुए, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप कोल्डी हवा नामक स्थान पे। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसी काल में, इसी काल में मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। इसी काल में मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। पहिए का आविष्कार किया गया। नवपाषाण काल में ही मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। जैसा आप जान रहे हैं कि अब मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा।
जो मनुष्य पहले गुफाओं में रहा करता था, अपना पेट भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ शिकार किया करता था, वो अब पशुओं को पालने भी लगा है, उनका प्रयोग भी करने लगा है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पशुओं का प्रयोग भी करने लगा है, उनका यूज भी करने लगा है। और समय के साथ नवपाषाण काल आते आते मनुष्य पहिए का आविष्कार कर लिया, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ पशुओं का प्रयोग किया जाता था, वो अब बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का भी प्रयोग करना जान गया। पहिए का आविष्कार होने से मनुष्य की जिंदगी में एक क्रांति सी आ गई कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान या लंबी दूरी कम समय में जल्दी तय कर सकता था। तो जैसे ही मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया, पूरे मानव सभ्यता में एक क्रांति सी छा गई, और जो मनुष्य अभी थोड़े थोड़े जगह तक ही सीमित थे, वो दूर दूर तक यात्रा भी करने लगे, ज्यादा दूर तक जाते, शिकार करते, पशुपालन या कुछ और चीजें करने लगे। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया था, तो इसी काल में किया गया था, नवपाषाण काल में। और लिखेंगे अगला पॉइंट, इसी काल में मनुष्य के कंकाल के साथ कुत्ते की भी अस्थियां प्राप्त हुई हैं। कहने का मतलब, नवपाषाण काल में मनुष्य के कुछ ऐसे कंकाल प्राप्त हुए हैं, जो उस कंकाल के साथ साथ जहां उनको दफनाया गया था, वहां उनके साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। तो हमारे इतिहासकारों द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि इस काल में जो मनुष्य था, वो थोड़ा और डेवलप हो गया था, कुत्तों को भी पाल रहा था, उनका इस्तेमाल कर रहा था, और थोड़ा जागरूक हो गया था इस चीज के लिए कि जो उस व्यक्ति या फिर उस कुत्ते के साथ संबंध है, उसको बढ़ाने के लिए या उसको दिखाने के लिए उनको साथ में दोनों को एक साथ दफनाया जाता था। तो नवपाषाण काल ही एक ऐसा काल है जिस काल में हमको कुछ ऐसे मानव कंकाल मिले हैं जिसके साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। तो सवाल आपसे बस इतना पूछेगा, अभी वो किस काल की मानव अस्थियां प्राप्त हुई हैं या कहां से प्राप्त हुई हैं, जहां कुत्तों के साथ या मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाया गया है, तो वो कहां से प्राप्त हुआ है, तो लिखेंगे जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम एवं जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम एवं जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम एवं गुफकराल नामक स्थान से, तो जम्मू कश्मीर से बुर्जहोम एवं गुफकराल नामक स्थान से मानव के कुछ ऐसे कंकाल प्राप्त हुए हैं जिनके साथ कुत्तों के अस्थियों को भी उस काल में दफनाया गया था। और ये किस काल के हैं, कार्बन डेटिंग से पता चला किस काल के हैं, ये नवपाषाण काल के हैं। तो आपसे सवाल किस तरीके से पूछता है भाई, आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए वो कौन सा काल था जब मनुष्य के साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने का सबूत प्राप्त हुआ, साक्ष्य प्राप्त हुआ, और वो कहां से प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम एवं
गुफ कराल नामक स्थान से। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे इसी काल में मनुष्य द्वारा सबसे पहली धातु तांबे की खोज की गई। इसी काल में मनुष्य द्वारा सबसे पहली धातु, सबसे पहली धातु कौन सी धातु थी? तांबे, तांबा की खोज की गई। और कब कब खोज हुई भाई तांबे की? तो लिखेंगे 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व तांबे की खोज हुई। 3000 ईसा पूर्व तांबे की खोज मनुष्य द्वारा कर ली गई। और ये सबसे पहली धातु तांबा ही थी जो मनुष्य द्वारा खोजी गई थी। और वो किस काल में खोजी गई थी? तो नवपाषाण काल में ही। और जैसे ही तांबे का खोज हुआ तो जो मनुष्य अभी तक सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करता था, वो अब पत्थरों के साथ साथ तांबे की भी औजार का प्रयोग करने लगा। तो 3000 ईसा पूर्व में तांबे की खोज हुई। और यही 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच के ही समय को क्या कहा जाता है? ताम्र युग, ताम्र युग या ताम्र पाषाण काल, या ताम्र पाषाण काल या युग। तो जैसे ही 3000 ईसा पूर्व, कहने का मतलब जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 3000 साल बाकी थे, तभी मनुष्य द्वारा तांबे का खोज किया गया। और जब तांबे का खोज हुआ तो 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के 1000, लगभग 1000 की टाइम पीरियड को ही क्या कहा जाता है? ताम्र युग या ताम्र पाषाण युग। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट लिखिए कि 2000 ईसा, 2500 ईसा पूर्व, माफ करिए 2500 ईसा पूर्व में मनुष्य द्वारा लिपियों का आविष्कार किया गया। लिपियों का आविष्कार किया गया, आविष्कार किया गया। तो 2500 ईसा पूर्व मनुष्य द्वारा लिपियों का आविष्कार किया गया। तो समय जैसे जैसे बढ़ता गया, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास वैसे होता गया। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल का हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि अभी तक मनुष्य लिखना जानता ही नहीं था। मनुष्य सबसे पहले जो लिखने की शैली है या लिपियों का जो अपना आविष्कार किया, वो कब किया? 2500 ईसा पूर्व। कहने का मतलब जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 2500 साल बचे हुए थे, तब मनुष्य द्वारा सबसे पहले लिपियों का आविष्कार किया गया। इसीलिए अगला जो हमको पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल के, माफ करिए आध्यात्मिक काल के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जो सिर्फ और सिर्फ अवशेषों पर आधारित है। इसका हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। जबकि आध्यात्मिक काल आते आते मनुष्य लिखना सीख गया था, लेकिन आध्यात्मिक काल में मनुष्य जो भी लिपियों का प्रयोग किया, जो भी लिखा हुआ है, आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। कहने का मतलब आध्यात्मिक काल आते आते मनुष्य लिखना सीख गया था। आध्यात्मिक काल का हमारे पास अवशेषों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन अभी तक उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है।
बेशक 2500 साल पहले ही सबसे पहले मनुष्य द्वारा इसी काल में, नवपाषाण काल में ही मनुष्य द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया था। जैसे ही लिपियों का आविष्कार हुआ वहीं से हमको पढ़ना होता आध्यैतिहासिक काल। लिपि का आविष्कार हुआ तो मनुष्य अब लिखना जान गया, और जब लिखना जान जाएगा उसी समय से, तो हम आपसे बताए थे कि वह काल जब मनुष्य लिखना भी जानता था और उस समय का हमारे पास पूरा तात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है, लिपि भी है। उस काल को हम क्या कहते हैं? आध्यैतिहासिक काल। लेकिन आध्यैतिहासिक काल इसके बाद से ही चालू हो जाता है, और जैसे ही आध्यैतिहासिक काल चालू होगा तो भाई जाहिर सी बात है आध्यैतिहासिक काल का हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे भाई। अब पढ़ेंगे हम आध्यैतिहासिक काल के बारे में, अगली क्लास में बात करेंगे। तो अगली क्लास जो होगी उसमें बात करेंगे आध्यैतिहासिक काल के बारे में। तो आज पूरा प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पूरा हम लोग पढ़ लिए। अगली क्लास में बात करेंगे आध्यैतिहासिक काल में जब से मनुष्य लिखना जान गया। कुछ बातें तो जरूर ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले लिपियों का आविष्कार कब किया गया? तो 2500 ईसा पूर्व ही किया गया था। लेकिन उस समय मनुष्य द्वारा जो भी चीजें लिखी गई थी उसको हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, हमारे इतिहासकारों द्वारा आज तक उसको समझा नहीं जा सका है। तो आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे, आगे बात करेंगे आध्यैतिहासिक काल के बारे में कल की क्लास में बात होगी। और आपसे भी कहना है कि अगर आपको क्लास अच्छा लगता है या आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।